नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 100% कोविड टीकाकरण हेतु महाअभियान के संदर्भ में कमिश्नर व जिलाधिकारी ने पत्रकारों से की बातचीत। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर हुई महाआरती व दीपदान। बीएचयू अस्पताल के एमएस के इस्तीफे को लेकर अड़े नर्सिंग स्टाफ ने एमएस की सद्बुद्धि हेतु किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। और ट्रक चालक की हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को देशी तमंचा व कारतूस संग पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। 100% कोविड टीकाकरण हेतु महाअभियान के संदर्भ में कमिश्नर व जिलाधिकारी पत्रकारों से रूबरू हुए। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि कोविड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। जब तक 100% लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक हम कोविड पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन विद्यालयों में जाकर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 15 एवं 16 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन हेतु महाअभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जाना है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल मंडलीय सभागार में कोविड के संदर्भ में अधिकारियों के साथ अति आवश्यक बैठक की। वहीं जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रविवार को शाम तक जनपद के समस्त 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मदरसों के निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों का 2 दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने युवा कल्याण, नेहरू युवा केंद्र, रेड क्रॉस, चाइल्ड लाइन एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे बच्चे जो किसी स्कूल में एनरोलमेंट न हो या पढ़ने न जाते हो, ऐसे बच्चों को ढूंढकर उनका वैक्सीनेशन करवाएं। थर्ड वेव पूरे देश में चल रही है, जिससे बनारस भी अछूता नहीं है और केसेस की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि ये वेव एक माइल्ड वेव है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन या मोर्टालिटी या अन्य रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट नगण्य है, लेकिन जो पिछली 2 लहर थी और ये लहर में ये देखने को मिला है कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा कारगर हथियार सिद्ध हुआ है इस बीमारी की रोकथाम में भी और या बीमारी की सीवियरिटी को कम करने में भी। वर्तमान में जनपद में सेंसस की आधार पर करीब 97% लोगों को फर्स्ट डोज मिल चुका है और 60% से ऊपर सेकेंड डोज लग चुका है। और विगत कुछ दिनों से जो 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसमें भी एक अच्छी प्रगति देखने को वाराणसी में मिली है। लेकिन इस अच्छी प्रगति को संपूर्ण प्रगति में बदलने के लिए और 100% वैक्सीनेशन अचीव करने के लिए जनपद ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग एक विशेष अभियान चलाएंगे, जिससे कि जितने भी अनमन्य आयु वर्ग हैं उसमें हम उन अनमन्य आयु वर्गों को सबको सैचुरेट कर सकें। तो 2 तरह के हमारे टारगेट ग्रुप हैं। एक है 15 से 18 साल के लिए, जिसके लिए जितने भी ऐसे वर्ग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन आयु वर्ग से रिलेटेड रखती हैं, जैसा कि एनएसएस, हमारे जितने भी विद्यालय, हमारे आईटीआई, हमारी पॉलिटेक्निक, स्पोर्ट्स कॉलेज, युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, जितने भी हमारे एनसीसी हैं, सिविल डिफेंस हैं, हमारे रेड क्रॉस है, उनके माध्यम से हम लोग ने उनके ऑर्गेनाइजेशंस को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, सबको एक टारगेटेड अप्रोच दिया है कि वो लोग उन कैटेगरी के बच्चों की लिस्ट बनाएंगे। और उसके पश्चात हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जहाँ पर उन बच्चों की संख्या ठीक ठाक है वहाँ पर उनको हम लोग ने यहाँ पर जो हमारे वैक्सीनेशन देख रहे हैं नोडल ऑफिसर, उनका नंबर भी उनको उपलब्ध कराया है, जिससे कि एट साइट उनका वैक्सीनेशन कराया जा सके। साथ साथ एक वृहद वैक्सीनेशन कैंपेन 15 तारीख और 16 तारीख को चलेगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ब्लॉक्स, पीएचसीज, एडिशनल पीएचसीज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स
और साथ साथ हमारे शहर के भी जितने भी ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर भी, और इसके अलावा 2 बृहद सेंटर्स हमारा सिगरा स्टेडियम और LT कॉलेज में चलेगा, जिसमें किसी भी ऐसे ग्रुप के लेकिन उस आयु वर्ग को अगर वो बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आकर अपना वैक्सीनेशन हम लोग इसको करा सकते हैं। कोविड की तीसरी वेव को देखते हुए वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति में कराने के लिए काफ़ी विभागों की बड़ी बैठकें की गई हैं। इसी के लिए ही प्रेस वार्ता भी की गई है। इसके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि वाराणसी में जो भी लोग हैं जिनकी सेकेंड डोज ड्यू हो गई है वो आने वाले 20-25 दिन में अपनी अपनी डोज लगवा लें। लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी डेट्स हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी ड्यू हो गए हैं वो जल्दी से वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुँचें। साथ ही 15 साल से 18 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, जिसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं और जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते वो लोग भी शामिल हैं, उनका वैक्सीनेशन भी हम लोगों ने 5 दिन में करने का प्रण लिया है। उसके लिए सभी विभागों को, सभी NGOs को और इसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक, मदरसे या अन्य शिक्षण संस्थान जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबको मोबिलाइज किया है। आप सब लोगों के सहयोग से ये अपील करना चाहते हैं कि ये लोग आने वाले 5 दिन में ही 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन करा लें, ताकि कोविड की कोई भी भविष्य की वेव उनको अफेक्ट ना कर पाए। साथ ही सेकेंड डोज के ड्यू लोग हैं वो लगभग 10 लाख हैं वाराणसी में, वो लोग भी अपना वैक्सीनेशन 15-20 दिन में करा लें, क्योंकि जिस तरह कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि इन्फेक्शन रेट भविष्य में तेज़ी से बढ़ेगा और पूरे देश का और प्रदेश के अन्य शहरों को देखा जाए तो उसको देखते हुए इंतजार नहीं किया जा सकता। इसीलिए सबको तेज गति से वैक्सीनेशन कराने के लिए बोला जा रहा है, ताकि इन केस वो इफेक्ट भी होते हैं तो उनका जो इन्फेक्शन है वो सीरियस ना बने और केवल घर पे रह के बिना हॉस्पिटलाइज हुए वो ठीक हो जाएं। तो आपके माध्यम से अपील है कि ऐसे सभी लोग वैक्सीनेशन केंद्रों पे आएँ। जिनके सेंटर्स खुद अपने परिसर में जो लोग बनवाना चाहते हैं उसके लिए हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के नंबर जारी किए हैं, वे उनसे संपर्क करके अपने कैंपस में ही वैक्सीनेशन का केंद्र बनवा लें और वहीं पे बच्चों को वैक्सीनेट करवा दें। हम लोग इसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के थ्रू, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के मैसेजिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के माध्यम से और आप प्रेस के माध्यम से हम सब ज़्यादा प्रचारित कर रहे हैं कि 5 दिन में सारे बच्चे कवर हों और आने वाले 1 महीने में बाकी सारे सेकेंड डोज के लोग भी कवर हों, ताकि वाराणसी में एक सुरक्षा का चक्र है वो मजबूत बन सके। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर महाआरती व दीपदान किया गया। सेवाग्य संस्थानम राष्ट्र ऋषि की ओर से मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर नदेसर स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व VDA सदस्य अमरीश सिंह भोला ने कहा कि धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। ये शक्ति जब तक जीवित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। संस्था के अंकिता जायसवाल ने बताया कि संस्था हर वर्ष ये आयोजन करती आ रही है। वहीं विवेकानंद प्रवास स्थल LT ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में दीपदान किया गया। इस दौरान राजेश मिश्रा, अश्विनी राय, अशोक मिश्रा, विनोद पांडे, विपुल कुमार पाठक सहित कई अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्ता व व्यापारी उपस्थित रहे। आज हम लोग ने परम पूज्य विवेकानंद जी की जयंती के पूर्व संध्या पर इस परिसर में दीपोत्सव जैसा माहौल हम अधिवक्ता बंधु, क्षेत्रीय नागरिक, व्यापारी और हमारे सेंट्रल बार के महामंत्री जी अश्विनी राय जी आए हैं, पूर्व अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी हैं, सारे अधिवक्ता साथियों के साथ इस कार्य को हम लोगों ने किया। विगत वर्षों से ये प्रवास स्थल है, यहाँ हम अधिवक्ता बंधु, क्षेत्रीय नागरिक, व्यापारी बहुत लोगों की इस स्थल से आस्था जुड़ी है और सरकार हमारी है, प्रदेश में सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी है। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार में इस स्थल का करके लोग अपने आप को धन्य होंगे, लेकिन सुध ही लोगों ने नहीं ली या प्रयास कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे बता सकते हैं, ये सरकारी व्यवस्था है। BHO अस्पताल के MS के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े नर्सिंग स्टाफ ने MS की सद्बुद्धि हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी के इमरजेंसी के बाहर नर्सिंग स्टाफ पिछले 5 दिनों से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर KK गुप्ता के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। धरने के 5वें दिन नर्सिंग स्टाफ ने MS की सद्बुद्धि हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ।
इस मामले को लेकर हमने जो जितनी भी लिखित में कार्रवाई करनी थी वो हमने पूरी कर ली है। हमने इसको प्रधानमंत्री जी को फैक्स किया है। कल की ये फैक्स के ये डिटेल्स हैं यहाँ पर पीएम ऑफिस मुख्यालय पे हमने इसको भेज रखा है। इसके अलावा लिखित में हमने सारे पत्रों को सीएम श्रीमान आदित्यनाथ जी को हमने भेज रखा है, जिसकी ये फैक्स की कॉपी है, ये डिटेल्स हैं। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर होगा या फिर जितने भी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सबको हमने 50 पेज की एक फाइल बनाकर सबको मेल किया है। और ये मेल के सारे डॉक्यूमेंट हैं जो ये बताते हैं कि हर एक कैबिनेट मंत्री को और स्टेट मंत्री को हमने इसकी डिटेल्स दी हैं। ये एक के बाद एक, और इन्हीं सभी कागजों की कॉपी हमने वीसी महोदय को भी अवेलेबल कराई है और डीएम को भी अवेलेबल कराई है। हम कल कमिश्नर से मिलने गए थे तो उनके पास में समय नहीं है एफआईआर दर्ज करने के लिए। वो बोलते हैं कि आज की डेट में आए, और आज 10 बजे से 12 बजे के बीच में जिसका जो विक्टिम है वो इंक्वायरी में है, वो आज भी नहीं जा पाया। तो न कोई सुनने के लिए तैयार है, कहीं पे भी एफआईआर कोई दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। सारी कार्रवाई में कोई भी नेता या हर आदमी को ये पता है, सीएम इसमें कमिश्नर के पास जाते हैं तो बोलता है कि हमें इसकी सब जानकारी है, हम इसको देख रहे हैं, लेकिन कोई रिटर्न में कार्रवाई करने के लिए और सुनने के लिए 1 मिनट किसी के पास समय नहीं है। हमारे वीसी महोदय से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन से कि सर हमें सिर्फ 2 मिनट का समय दे दीजिए ताकि हम अपनी समस्या रख सकें और इसका उचित निवारण हो सके, क्योंकि ये इतने नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, अपनी जान से खिलवाड़ करके एक दूसरे को के साथ में यहाँ वो कर रहे हैं, और उसके लिए कोई सुनने के लिए कोई भी बिल्कुल तैयार नहीं है। एक भी ऐसी कोई कागजी कार्रवाई नहीं बची है। हम कोर्ट के थ्रू एफआईआर लाने की अब कोशिश कर रहे हैं कि एक लास्ट में जरिया बचा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से हमें उम्मीद थी कि न्याय मिलेगी, लेकिन हर आदमी को पता होने के बाद में कोई भी इस चीज़ को आगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए तैयार नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि ये चीज़ सबके सामने लाई जाए और पब्लिक को ये पता चले कि अगर कोई आदमी परेशान है तो इस देश में उसकी समस्या को सुनने के लिए कोई नहीं है, ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना गृह मंत्री है, कोई नहीं है ना। और इसके लिए ना ही हम ऐसा कर रहे हैं, ये पूरे भारत की जितनी भी नर्सेस यूनियन है उन्होंने पीएम को लेटर भेजा है। हमने उन लेटरों की कॉपी अटैच करके पीएम को और सीएम को और हेल्थ मिनिस्टर को सब जगह मेल कर दिया है। यहाँ तक कि हम मीडिया के थ्रू भी आज हमने लेटर भिजवाया है हेल्थ मिनिस्टर को, ताकि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए या इसका उचित निवारण किया जाए। अनिल जी, किस तरह का आज आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, क्या है ये? सर आज धरने के पूरे 5 दिन हो चुके हैं। प्रशासन हमारे सामने किसी तरीके की वार्ता नहीं रख रही है, किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन प्रशासन को थोड़ी सी सद्बुद्धि आए। इन कोरोना वॉरियर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं कोरोना के ऐसे महामारी में, आज बीएचयू प्रशासन किसी तरीके से हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये अड़ियल रवैया और जिद की वजह से पूर्वांचल के सारे मरीजों को परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से हम सभी नर्सेज बड़े ही दुखी हैं। इसकी वजह से सारे देश के नर्सेज एसोसिएशंस, सारे देश के बुद्धिजीवी इस पर चिंता जता रहे हैं। बट हमारे वाइस चांसलर महोदय जी से निवेदन है, कृपया अपने संज्ञान में लीजिए, कृपया हमारी बात सुनिए। हमारा मुद्दा क्या है? न्याय चाहिए। हम नहीं चाहते किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ गलत हो, इन मरीजों के साथ गलत हो। ये न्याय की लड़ाई है, न्याय चाहिए। महामना की इस बगिया में महामना का एक सपना था, सर्व शिक्षा सर्व विकास। उस सपने को आधार मानते हुए आज वीसी महोदय को निर्णय लेना ही पड़ेगा। अगर कल तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा भाई अनशन शुरू करेगा। ट्रक चालक की हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को देशी तमंचा व कारतूस संग गिरफ्तार कर लिया गया।
थाना लंका अंतर्गत चौकी रमना क्षेत्र में नुआओ पुल के पास ट्रक चालक की हत्या कर 70 लाख का काजू व ट्रक लूट की घटना के संबंध में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 जनवरी को धानापुर तिराहा थाना क्षेत्र चौरी जनपद भदोही में अभियुक्त अमृतलाल यादव की गिरफ्तारी एवं मुकदमा से संबंधित अभियुक्त के कब्जे से लूटी गई ट्रक व काजू की 100% बरामदगी की गई। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त अमृतलाल यादव द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि अपने साथी पवन गौड़, राजेश बिंद, धर्मेंद्र कुमार बिंद के साथ मिलकर अपने पूर्व परिचित चालक ओम प्रकाश को वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित डाफी टोल के पास शराब पिलाकर नशे में होने पर टोल के आगे ग्राम नुआओ के पास सुनसान स्थान देखकर सभी ने मिलकर ओम प्रकाश को नीचे गिराकर उसी ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आए अभियुक्त राजेश बिंद को 7 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। अभियोग में शेष वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है। पुलिस उपायुक्त जोन काशी RS गौतम के निर्देशन में बुधवार को प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश राय थाना लंका व उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह चौकी प्रभारी नगवा थाना लंका में पुलिस टीम व क्राइम ब्रांच की टीम सर्विलांस सेल द्वारा वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार बिंद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। 1 जनवरी की रात्रि में एक ट्रक लंका थाना अंतर्गत जो है लूट करके और उसके ड्राइवर की हत्या करके घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में 2 अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ट्रक में लदा हुआ माल, काजू से लदा हुआ जो है ट्रक बरामद किया जा चुका है। इसमें 100% रिकवरी हो चुकी है, लगभग 1 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। इसमें 2 अभियुक्त वांछित थे, जिसमें एक अभियुक्त आज गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है धर्मेंद्र कुमार बिंद। ये छनौरा थाना दुर्गागंज भदोही का रहने वाला है। इसके लिए टीम लगाई गई थी और टीम ने आज इसको जो है गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जे से कुछ नगद धनराशि व एक अदद जो है तमंचा और जिंदा कारतूस भी इसके पास मिले हैं। एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए भी टीम लगाई गई है और उस अभियुक्त पर भी इनाम की भी घोषणा की गई है। और इस तरह से ये बहुत ही घटना जो है नृशंस तरीके से की गई थी। इसमें जो ट्रक का ड्राइवर ओम प्रकाश पाल निवासी कटारी थाना चोलापुर, उम्र लगभग 50 वर्ष की जो है घटनास्थल पर ही ट्रक को आगे पीछे करके ट्रक से ही उसको सिर को कुचल दिया गया था। और इसकी जो है रात्रि 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दुर्घटना घटित हुई है और शव को कब्जे में लिया गया था। और उसके बाद जो है उसके पास एक मोबाइल भी प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर खोजबीन शुरू की गई थी और उसी दौरान जो है फिर चेकिंग के दौरान ही भदोही पुलिस को ट्रक जो है में माल के और एक मुलजिम मिल गया था। और उसके बाद जो है वाराणसी कमिश्नरेट की लंका की पुलिस की टीम और हमारी सर्विलांस टीम स्वाट टीम ने मिल करके इस जो वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार बिंद के लिए लगाए गए थे, आज लंका पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई इसकी? बाटी चोखा रेस्टोरेंट मलदहिया के पास थाना लंका के अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है। सर, जैसा कि इस ये पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है? इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है राजेश बिंद, जो पकड़ा जा चुका है। सहायक नगर आयुक्त जोनल अधिकारी ने कोविड टीकाकरण के संदर्भ में बैठक की। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मैदागिन स्थित जोनल कार्यालय में सहायक नगर आयुक्त जोनल अधिकारी की अगुवाई में आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभासदों व बैंक कर्मियों के साथ मिलकर 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराने व नगर की साफ सफाई पर विशेष व्यवस्था चलाने आदि पर विचार विमर्श हुआ। सभासदों व बैंक कर्मियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर बैंक मैनेजर अनुपम श्रीवास्तव, सीताराम केशरी, विपुल गुजराती, मनोज यादव सहित अन्य पार्षद व बैंक कर्मी शामिल रहे। क्या किस तरह की आज बैठक यहाँ संपन्न हो रही है? माननीय मंडलायुक्त महोदय वाराणसी
एवं जिलाधिकारी वाराणसी की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई थी सभी विभागों की। उसमें मेन मुद्दा 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे जो अनकवर्ड हैं, जिनका अभियान शुरू किया गया है भारत सरकार के आदेश से, तो उनको हम जो 3 लाख हमारे वाराणसी में हैं उनको कवर करना है, उनका टीकाकरण करना है। इसके लिए मेगा कैंप 2 स्थलों पर लगाया जा रहा है, सिगला स्टेडियम में, एक कॉलेज में और हर जगह, जैसे सारनाथ में, रेलवे स्टेशन में या प्रमुख बस अड्डों में या पीएससी पर, हर जगह इसका सेंटर लगाया जा रहा है ताकि हम 3-4 दिनों में ये पूरा कवरेज कर सके और हमारा वाराणसी शहर का स्थान, काशी शहर का स्थान प्रदेश में प्रथम स्थान हम प्राप्त कर सके। इसके लिए मैंने अपने जोन में सभी सम्मानित पार्षदों को एवं मेरे जोन के बैंक प्रबंधकों की और चौक और कोतवाली दोनों के एसएफआई मैंने सफाई निरीक्षक और सुपरवाइजर की एक शॉर्ट मीटिंग बुलाई है। मैसेज दिया गया सबको, सबों ने अपनी सलाह दी है और मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जोन में आए, अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अनुपम जी, आज ये किस तरह की बैठक चल रही है, क्या समस्या है आप लोगों की? सर, ये जो बैठक आज हम लोग को कमिश्नर साहब द्वारा हम लोग को बुलाया गया है यहाँ पे, कोविड से निपटने के लिए उसके जो भी संसाधन है उसको कैसे अच्छे से उपयोग करा जाए, इससे रिलेटेड सभी पार्षद जी और हम बैंकर्स को बुलाया गया है। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? सर, दिक्कतें तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कोई। हम मेरे हिसाब से हम तो मैं 1-2 साल हो गए उस एरिया में रहते हुए, सफाई के हिसाब से देखा जाए सबसे अच्छी जगह यही है कि और कोई दिक्कत तो है नहीं। बस इसी तरह मीटिंग में अपनी बात अपनी राय रखा जाए कि जो चीज हमारे पास है उसको और कैसे अच्छे से हम संसाधनों का यूज करें और उस कोविड से निपटने में हम लोग को और मदद मिल सके। सभी लोग का सहयोग, सबके साथ सबका। जी, किस तरह की समस्या है? आज इस बैठक का क्या उद्देश्य है? आज हम कोतवाली जोन में बैठे हुए हैं जी। कोतवाली जोनल अधिकारी जी द्वारा हम सभी पार्षदों को, स्थानीय यहाँ के जो भी आसपास के सम्मानित लोगों को बुलाया गया। कोविड को विशेष रूप से ये बैठक है कोविड के संदर्भ में। 14 से 18 साल के बच्चों को अभी तक वाकई में परसेंटेज के रूप में टीकाकरण नहीं हो पाया है, तो हम क्या उसमें जरूरत उनकी मदद कर सकते हैं, उनको चिन्हित कर सकते हैं, उनके परिवार को निवेदन कर सकते हैं कि आप जरूर अवश्य लगवाएं। और जो लोग विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और जो 60 साल के ऊपर हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनके घर तक हम कोविड की टीकाकरण कराने की व्यवस्था कराने की प्रयास कर रहे हैं। घाटों की सफाई करने वाले सफाई कर्मी वेतन न मिलने से क्षुब्ध होकर हड़ताल पर बैठे। शहर के 84 घाटों की साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मियों ने बुधवार को हड़ताल की। हड़ताल पर बैठे कर्मियों का कहना था कि वे विशाल कंपनी के अंतर्गत घाटों की साफ सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उनका कहना था कि इस बाबत जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बार-बार आश्वासन दिया, लेकिन 2 महीना बीत जाने के बाद भी हम सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वेतन ना मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसे में हम हड़ताल पर बैठने को विवश हैं। क्यों आज आप लोग इतना? आज हम लोग ये हड़ताल करें कि हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा 2 महीने से। किस कंपनी में कार्य करते हैं आप? विशाल कंपनी में। विशाल कंपनी में क्या कार्य करना रहता है आप लोग? ये हम लोग घाट किनारे सफाई वाले हैं। सफाई वाले। हाँ। नगर निगम आप लोगों से कुछ इन्वॉल्व रहता है? ये नगर निगम से जुड़ा हुआ है जी। कह रहे नगर निगम जुड़ा हुआ है, आते हैं रोज फोटो खींचते हैं, रोज ले जाते हैं। कितना रुपया देने की बात कहे थे लोग? बोले 7,500 रुपये देते हैं। नहीं दे रहे हैं? अब ये 2 महीने से नहीं दे रहे हैं, तीसरा महीना हो गया। अभी जो अधिकारी आए थे क्या बोले? वो अधिकारी बोले हैं कि अभी काम करो, 2 दिन में तनख्वाह मिलेगा। बताइए, नगर निगम वाले पैसा नहीं दे रहे हैं। वर्दी के पैसा भी कट जा रहा है 1500 रुपये। तो काम क्यों करें, काम कैसे करें? वर्दी का जो पैसा कटता है हर महीने काटते? नहीं, 1 महीने कटा है खाली। 1 महीने। हाँ, 80 घाट तक। कहाँ पे आप लोग कार्य करते हैं? कहाँ हम करते थे वहाँ पंपा घाट पे। ये 84 घाट के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं? जी सर। अभी हमको बदली कर दिए हैं वहाँ पे केदार घाट। एक घाट पे कितने लोग कार्य करते हैं? एक घाट पे तो 3 लोग 2 लोग, एक आदमी कूड़ा उठाने वाले, एक आदमी झाड़ू लगाने वाले। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीसीपी काशी जोन ने रामनगर थाने में पुलिसकर्मियों संग बैठक की। डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने पुलिसकर्मियों संग रामनगर थाने में बैठक की, जिसमें उन्होंने आचार संहिता से संबंधित विषयों पर चर्चा की और इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में रामनगर थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी पांडे, उप निरीक्षक दयाशंकर यादव, उप निरीक्षक विश्वनाथ सोनकर, सुजाबाद चौकी इंचार्ज संदीप तिवारी, सब इंस्पेक्टर अंशुमान सिंह मौजूद रहे। रामनगर पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर सभी को आदर्श आचार संहिता के संबंध में, स्टैटिक सर्विलांस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड टीम के क्या कार्य हैं इनके बारे में, और साथ ही साथ हमको क्या करना है चुनाव के दौरान, क्या नहीं करना है इनके बारे में, और साथ ही साथ चुनाव के दौरान अन्य कौन कौन सी कार्रवाइयाँ लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में करना है, कैसे असलाहों का सत्यापन करना है, किनको जो है 107-16 में पाबंद कराना है, और साथ ही साथ NBW का तामीला, हिस्ट्री सीटर्स की चेकिंग, इन सभी के बारे में बताया गया। साथ ही साथ इनको क्रिटिकल क्या होता है, वल्नरेबल क्या होता है, तो क्रिटिकल के 10 पैमाने हैं, मापदंड हैं चिन्हीकरण के, उसके बारे में, और वल्नरेबल के बारे में कि जहां वोटर्स को डराने धमकाने की कोई शिकायत है तो उनमें क्या कार्रवाई की जानी है, उनका चिन्हीकरण, और जो पीड़ित पक्ष है उसको विश्वास पर्ची देना, उसमें विश्वास उत्पन्न करना, जिससे कि बिना किसी डर भय के निष्पक्ष जो है भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और अच्छे तरीके से चुनाव हमारे संपन्न हो। क्योंकि फोर्स का जो है अन्य चरणों में यहाँ से संचरण भी होना है, तो संचरण के बारे में भी क्या क्या इनको तैयारी की जानी है, इसके बारे में भी इनको मेरे द्वारा अवगत कराया गया, जिससे कि चुनाव को अच्छे तरीके से संपन्न करा सकें और जो निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण निर्मित हो सके, और जो है जो चुनाव संबंधी प्राविधान है उनका पालन कराया जा सके। यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान या अन्य समयों में भी इस तरह का कोई शक्ति प्रयोग करेगा तो हमारे जो RP एक्ट है, IPC के प्राविधान है, उनके अंतर्गत उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और यदि अन्य कोई भय बाधा उत्पन्न करता है तो जो है उसमें जो क्रिमिनल के अन्य एक्ट हैं उनके तहत भी कार्रवाई होगी। मकर संक्रांति पर्व नजदीक आते ही शहर में तिलवा पट्टी की दुकानें सज गई हैं। खिचड़ी पर्व नजदीक आते ही शहर में दाना, पट्टी, तिलवा की दुकानें सज गई हैं। वहीं चेतगंज में दुकान लगाने वाली मुस्कान नए वैरायटी के पट्टी व अन्य सामान लेकर मार्केट में आई है। उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी गंभीर समस्या को देखते हुए साफ सफाई से हम सामान तैयार करा रहे हैं जो ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि अभी बिक्री थोड़ी धीमी गति से चल रही है, 1-2 दिन में अच्छी बिक्री होने की संभावना है। मैंने इस रोजगार से दर्जनों लोगों को जोड़ा है, जिससे लोगों को काम के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। मुस्कान जी, इस बार क्या खास है? आपकी मशहूर दुकान पट्टियों की है, दाना है, तिलवा है, इस बार क्या खास आपने बनाया है? इस बार हमारे दुकान पे आपको खजूर के शहद की बादाम पट्टी मिलेगी, जो कि हर साल बनाया जाता है, बट इस बार इसमें और भी स्पेशल चीज मिलाया गया है और भी खस्ता बनाया गया है, जिसको लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसी में एक और चीज बनाया गया है, रामदाने की पट्टी है, आप देख सकते हैं, ये भी एकदम हल्का बनाया गया है, खजूर गुड़ में बनाया गया है, ये भी बहुत फेमस है। जैसे कि हर साल मान्यता होता है, तिल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है खिचड़ी पे दान वान देने के लिए, तो खजूर गुड़ में आप देख सकते हैं ये तिल की पट्टी है, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत खस्ता बनाया गया है। ये सब हमारे दुकान का सबसे स्पेशल आइटम होता है। तो महंगाई को देखते हुए क्या किस तरह की बिक्री हो रही है? हर साल की तरह सब कारोबार कैसा चल रहा है? अभी तो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं इधर एक हफ्ते में कि कोरोना की वजह से भी और महंगाई की वजह से जैसे भीड़ पहले होती थी इस बार नहीं हो रही है, और बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं, और ठंडी की वजह से भी लोग नहीं निकल रहे हैं। तो अभी क्या लगता है कि आगे खिचड़ी का तो बिक्री अच्छी होगी? उम्मीद तो पूरा यही है कि अभी 3 दिन बाकी है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे यहाँ कस्टमर सबके यहाँ आए। तो क्या कहना चाहोगी कस्टमर सम्मानित ग्राहकों से कि क्या क्या तुम्हारे पास रेंज मिल जाएगा उनको? यहाँ पे आपको कम से कम रेंज में और अच्छे रेंज में अच्छी क्वालिटी हमारे दुकान पे आपको मिल जाएगी। आप एक बार आके जरूर यहाँ पे टेस्ट करके
अपना बताएगी। तो सारे कारखाने में ताजे माल बनते हैं आपके यहाँ? एकदम एकदम। हमारे लगभग क्या क्या खास है? जैसे पहले चलता था ये गट्टा वगैरह है, तो क्या लगभग खास है तो आपके यहाँ? यहाँ पे खोआ की तिल की पट्टी आपको खास मिलेगी, खोए में बादाम की पट्टी खास मिलेगी, सोट वोट डाल के सब बनाया जाता है यहाँ पे। मतलब पुराने जमाने में जो पहले आता था ढेलुआ के नाम से, वो बनाया जाता है। लगभग सब खास ही खास रहता है। हाँ, हमारी दुकान पे आपको सारी चीजें खास मिलेंगी। सपा नेत्री शालिनी यादव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा नेत्री व लोकसभा पूर्व प्रत्याशी शालिनी यादव पत्रकारों से मुखातिब हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ फैलाने में मजबूत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सपा का तंत्र मजबूत है, इस पर लड़ाई करने के लिए हम सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ फैलाने का कार्य 2014 से कर रही है। उन्होंने कहा कि अखबारों में समाचार कम और योगी सरकार के विज्ञापन ज्यादा दिखते हैं। ये वही समझ रहे हैं जो योगी जी कहना चाह रहे हैं और हमेशा से जो कहते आ रहे हैं। अभी हम पिछले 2 महीने की बात करें तो अखबार कम, हमने उनके विज्ञापन ज्यादा पढ़े हैं। इतनी योजनाएं कोई नहीं अछूता बचा कि जिसके लिए उन्होंने कार्य नहीं किया और जिसको उन्होंने सौगात नहीं दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस सरकार ने इतना कार्य किया है उसको ये चुनाव के एंड समय पर आकर के ये 80% तो 20% करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है? काम अगर आपका है तो आपको ये सब, चूंकि लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अब वो विकास की बात जो अभी 4 साल तक बताई जा रही थी सरकार के द्वारा, पिछले 6 महीने से वो गायब है और अब बस यही धर्म और जाति वाली राजनीति की बात हो रही है। और ये लोग चाहते हैं कि वही जो ध्रुवीकरण किया जाए और उसका लाभ लिया जाए। बड़ा ही लाइटों के फॉर्म्स में दिख तो रहा है, लेकिन असल में क्या राहत मिली है उससे, इसको देखने का विषय है। जो आम समस्याएं हैं क्या वो सब दूर हो गई हैं? जाम की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, गंदगी सफाई की, घाट गलियों की, और आप गंगा जी की बात करें अगर तो गंगा जी तो हमारी जीवन दायिनी है, बनारस का एक अंग है जिनसे हम उनको अलग नहीं कर सकते। आप उनकी वहां पे घाटों की पर्यटन की बात हो रही है लेकिन गंगा जी की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आप अच्छे से जानते हैं। अभी भी उसमें नाले जो है वो बहाए जा रहे हैं और जो ये इन्होंने घाटों के सौंदर्यीकरण के नाम पे जो उनसे साथ छेड़छाड़ की है उसका रिजल्ट है कि अभी देखिए वहां हरे शैवाल आकर के जमे थे, जो कभी इतिहास में 80-100 साल में लोगों ने यहाँ पे जो गंगा जी रोज जाते हैं उन लोगों ने नहीं देखे थे। तो ये सब जो छेड़छाड़, अभी आपने नहर भी देखी है 1000 करोड़ की, आपकी उसकी एक वो प्रोजेक्ट था जो एक नहर बनाई जा रही थी रेती पार पे, उसका क्या हश्र हुआ आप अच्छे से जानते हैं। तो ये विकास इसी तरीके का विकास है जो दिखाया जा रहा है कि इससे बहुत कुछ, लेकिन असल में यहाँ की जनता को, बनारस की जनता को उसका क्या लाभ है, क्या लाभ मिला है, ये देखने की बात है। देखिए भाजपा झूठ फैलाने में मजबूत है और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारा भी तंत्र जो है वो बड़े अच्छे से मजबूत है और हम उस पर ये लड़ाई, हम उस पर भी उन पर लड़ने में सक्षम हैं। हाँ, झूठ फैलाने का जो उनका कारोबार है जो वो शुरू से 2014 से ही फैलाते आ रहे हैं, उसको काउंटर हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले 4.5 सालों से, और वो जनता तक उस झूठ का उन्होंने पर्दाफाश जा करके किया हुआ है। और रही बात अब इन 2 महीनों की, तो जो प्लेटफॉर्म पे कोरोना को देखते हुए जो भी चुनाव आयोग ने उसका पालन करते हुए हम लोग भी उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसको मजबूती से उस लड़ाई को उनके सामने लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव से डर गए हैं, वो अपनी हार मान ली, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि भाजपा डिजिटल में मजबूत है। अब देखिए वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, हार मानना ना मानना विषय नहीं है। विषय है कि आज जनता जो है वो किसकी तरफ देख रही है, किसकी सभाओं में भीड़ आ रही है, किसकी तरफ जो है, किसकी जो यात्राएं हो रही हैं, वो कहाँ पर जनता अपना समर्थन दे रही है। तो बात इसकी है। बाकी हार मानना ना मानना तो वो तो जनता के हाथ में है। जिस दिन वो वोट बटन दबाएगी उस दिन वो उसका फैसला देगी कि किस को हार मिलती है और किससे जीत। पराड़कर स्मृति भवन में यूपी मांगे रोजगार अभियान के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से फेल हो गई है। रोजगार मांगने पर लाठी और जेल मिल रही है, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश का नौजवान सड़क पर आंदोलनरत है और अब चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगा। ये बातें यूपी मांगे रोजगार अभियान से जुड़े छात्र युवा संगठन व आंदोलन के
प्रतिनिधियों ने पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यूपी मांगे रोजगार अभियान के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने रोजगार देने के वादे को जुमला साबित कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नौजवानों ने भाजपा हराओ, शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश में 1 लाख पर्चा बांटने व 1000 गांव व मोहल्लों में रोजगार पंचायत करने का निर्णय लिया गया है। राकेश जी, आज कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये तो लंबे समय से, लगभग कह लीजिए कि 2 साल से, और 2 साल से क्या कहिए कि ये सरकार जिस दिन शपथ ली उसी दिन से ही नौजवानों का प्रदर्शन इसके खिलाफ रोजगार के सवाल पे शुरू हो गया था, जहाँ तक मुझे याद है। और आज कहिए तो जब ये चुनाव अधिसूचना जारी हो रहा था, उस समय तक लखनऊ में नौजवान घेर के बैठे थे कि ये सरकार मेरे लिए कुछ रोजगार का फैसला करते हैं। लेकिन ये सरकार को रोजगार तो देना नहीं है। ये सरकार तो सिर्फ जुमला रोजगार के नाम पर देती रही है, परीक्षाएं लेती रही, लेकिन पेपर लीक होता रहा है। जब मतलब सुशासन का राज का नाम लेती रही, लेकिन इसके शासन, हम तो लोग तो कह रहे हैं कि जल्लाद राज तक है। तो ये सरकार चूंकि नौजवानों को सबसे ज्यादा ठगा, नौजवानों को सबसे ज्यादा इसने धोखा दिया है। इसने कहा था गांव में नौजवानों से कि जो लोग कोरोना काल में वापिस हो रहे हैं उनको हम लोकल कोकल करो, उनको लोकल काम देंगे, जिले में काम देंगे। लेकिन एक भी जगह ये सरकार, एक भी जिले में इसके पास मॉडल नहीं है कि हम उस जिले के लोगों को काम दिए हैं। इसने कहा था कि हम 70 लाख लोग को रोजगार देंगे, लेकिन इसके पास आंकड़े नहीं है कितने लोगों को रोजगार दिया है। उल्टे हम लोग के पास आंकड़े हैं कि ये सरकार बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगार किया है। 10,000 प्राइमरी स्कूलों को इसने बंद किया। क्लोजर और मर्जर नीति के तहत आगे आने वाले दिनों में शिक्षा जगत में ये हलचल मचाने जा रहे हैं। विकास भवन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक हर जगह सीटें खाली हैं। प्रदेश के सारे विभागों में सीटें खाली हैं, ये सरकार भर नहीं रही है। किस तरह से युवाओं को जागरूक करेंगे, किस तरह का बहिष्कार करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोगों ने कहा है कि भाजपा भगाओ, शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र बचाओ, यही हम लोगों ने नारा दिया है। नो वोट भाजपा हम लोगों ने कहा है, नो वोट बीजेपी हम लोगों ने कहा तो है। इसके लिए कोई अभियान भी 20 तारीख से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं जी। ये 20 जनवरी से हम लोग इसको शुरू करेंगे और 10 मार्च तक चलाएंगे, जिस दिन गणना मतलब अंतिम नोटिस जिस दिन होगी। तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? इसमें देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में 1000 पंचायत हम करेंगे, 1 लाख से ऊपर हम पर्चा बांटेंगे, और इस सरकार के लिए जो भी कुछ हो पाएगा हर 10 दिन पे हम लोग तमाम मुद्दों पर एक इवेंट आयोजित करेंगे, प्रदर्शन आयोजित करेंगे। वह देखना होगा कि चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन आता है उस गाइडलाइन के ही मुताबिक। रोटरी क्लब वाराणसी गंगा द्वारा जरूरतमंदों में गर्म कपड़े व कंबल का वितरण किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी गंगा की ओर से अग्रसेन इंटर कॉलेज में स्वेटर व कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख समाजसेवी राजेंद्र गोयनका व सम्मानित अतिथि प्रबंधक अग्रसेन इंटर कॉलेज की डॉक्टर ऋतु गर्ग ने उपस्थित होकर लोगों में गर्म कपड़े व कंबल का वितरण किया व आगे भी ठंड को देखते हुए अनेकों कार्यक्रम कर लोगों की मदद करने की बात कही। इस मौके पर प्रमुख रूप से अरविंद जैन, दीपक अग्रवाल, संजय जायसवाल, पीयूष शाह सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी उपस्थित रहे। किस तरह का ये वितरण चल रहा है? आज रोटरी क्लब वाराणसी गंगा के द्वारा श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के सभी स्टाफों को बहुत ही अच्छा स्वेटर दिया गया है। सारी फीमेल्स को और जेंट्स को बहुत अच्छे कंबल दिए गए हैं। ये पूरा हमारे श्री राजेंद्र गोयनका जी जो टोयोटा के मालिक हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। और हम लोग को बहुत खुशी है कि जिस तरह की शीतलहर चल रही है, जिस तरह की ठंड पड़ रही है, उन्होंने हमारे कॉलेज के अध्यापिकाओं का, स्टाफों का और सभी लोगों का ध्यान रखा और उन लोगों को ये कंबल दिया। कंबल की क्वालिटी और स्वेटर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम उनका उसके लिए शुक्रिया ज्ञापित करते हैं। सामाजिक और भी संगठन है, क्या करना चाहेंगे जो लोग सड़क पर रहे हैं? देखिए, हम कहना चाहेंगे जिसको भी ज़रूरत है वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी तादाद में कंबल मंगाए हैं, हम उन लोगों की भी मदद करने को तैयार हैं। किसी भी ज़रूरतमंद के हाथ में चीज़ जाएगी, उसका उनको फ़ायदा मिलेगा तो हम सब लोगों को खुशी होगी। हम लोग लगातार पिछले 1 हफ्ते से ऊनी स्वेटर और कंबल का वितरण कर रहे हैं। हम लोग खिचड़ी बाबा कंबल किए
रात में कैंट स्टेशन किए, कैंट स्टेशन के पीछे भी किए, मलिन बस्ती में भी किए, अलाव भी जलवाए। उसी क्रम में आज अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को, जो डॉग टीचर हैं, जिनको अवैतनिक हैं, उनको हम लोगों ने 50 कंबल और ये 50 स्वेटर, 19 स्वेटर, बहुत ही उच्च क्वालिटी की ऊँची 19 स्वेटर श्री राजेंद्र गोयनका जी के सहयोग से बांटी गई है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र गोयनका जी और ऋतु गर्ग जी रहे। मुझे खुशी है रोटरी क्लब के द्वारा, रोटरी क्लब एक महान संस्था है, इसके 12.5 लाख सदस्य हैं, उनके द्वारा ये सेवा कार्य लगातार चल रहा है। अब क्या योजना है? अब आगे भी हम लोग योजना इसी तरह की बना रहे हैं। हम लोग प्रेस वालों को भी सम्मानित करेंगे, हमारे उस लिस्ट में प्रेस वाले भी हैं। आज भी हमने 12-15 प्रेस वालों को सम्मानित किया, आगे भी। हजरत रहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। हजरत रहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह का 95वां सालाना उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें गागर चादर, नमाज के बाद कुरान ख्वानी का सिलसिला जारी रहा। आस्थाने पर लंगर ख्वानी व कवाली का भी आयोजन हुआ। इस दौरान सभी धर्म के लोगों ने पहुंचकर हाजिरी लगाई। शाहिद उर्स काजी जी, आज यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम है और कितना उर्स यहाँ मनाया जा रहा है और किसका मनाया जा रहा है? ये हाजी अब्दुल रहीम शाह, जो दुनियावाद के आस्थाना रहीम शाह के नाम से जाना जाता है, और ये मजार पे उर्स बहुत पुराना होता चला आया है और हम लोग शांतिपूर्वक लॉकडाउन को देखते हुए, जैसा कि प्रशासन ने कहा कि टाइम से और टाइम का पालन करते हुए हम लोगों ने ये उर्स करने का पूरा विचार बनाया है। अधिकारियों ने जैसा कि गाइडलाइन आने वाला है और आ चुका है कि जो भी काम टाइम में किया जाएगा, टाइम से ओवर नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से उर्स मनाया जाता था कोरोना के पहले और इस बार जो कोरोना देखते हुए उर्स मनाया जा रहा है, तो कितनी संख्या में लोग रहेंगे और बाबा के उर्स में शामिल रहेंगे? बस यहाँ फातिहा पढ़ के आते जाते रहेंगे। हमारे आए हुए जायरीन मेहमान आस्थाने रहीम शाह पे भीड़ भी कम रहेगी, इसलिए कि हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए हर व्यक्तियों को बताया गया कि आस्थाने रहीम शाह में आने तो मास्क जरूरी है। आज यहाँ पे अभी मिलाद का प्रोग्राम हो रहा है और सुबह कुरान खाली हो चुका है। जो सज्जादा गद्दी नशीन मोहम्मद साहब यहाँ के गद्दी नशीन हैं आस्थाने रहीम शाह के। नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन द्वारा खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वालों में कंबल वितरित किया गया। भीषण ठंड को देखते हुए नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा देर रात तक शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने वाले गरीबों मजलूमों को ऊनी वस्त्र व कंबल का वितरण किया गया। संस्था के लोगों ने आगे भी जब तक ठंड रहेगी लोगों की इस तरह से सेवा करते रहने की बात कही। साथ ही अलाव की भी जगह जगह व्यवस्था किए जाने की बात कही गई। इस मौके पर प्रमुख रूप से सनी रस्तोगी, अविनाश कुशवाहा, ज्योति शर्मा, बसंत लाल, संस्थापक शिवांगी पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शिवांगी जी, आज इतनी रात में ठंड में आप लोग निकली है, क्या उद्देश्य लेकर के निकली है? उद्देश्य यही है कि जो लोगों को रियल में ज़रूरत हो उनको ये सही लोगों को कंबल पहुँच सके, क्योंकि कुछ लोग कंबल रख के भी उस चीज़ों को छुपा कर लेने के लिए, कुछ लोग मैंने सुना है काफ़ी लोग उसको लेकर बेचते भी हैं, तो कुछ ज़रूरतों लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से मैं रात का टाइम ली हूँ कि जो रियल में जिसको ज़रूरत हो, जो बिना कंबल का सो रहा हो उसको। तो आगे क्या योजना होगी आपके संस्था की? संस्था से हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें योजनाएं निकाली जाएंगी कि जो गरीबों को, जो ज़रूरतमंदों को हर तरह का उनको उपयोग करने में उनका साथ मिले, उनका हर तरह से उपयोग। सुरेश जी, किस संस्था से जुड़े हैं आप लोग? नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन से जुड़े हम लोग हैं। तो आज क्या कर रहे हैं इतनी रात में? आज हम कंबल वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या उद्देश्य है आपका, रात में निकले हैं कंबल? उद्देश्य मेरा सर यही है कि जितने लोग ऐसे गरीब लोग हैं जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को ठंड के कारण जिसको दिक्कत हो रही है, उनको अपने जो भी हमसे संस्था जो भी हो जा रहा है उनसे किया जाएगा, उनको कंबल का वितरण किया जाएगा ताकि ठंड के कारण उनको कोई दिक्कत ना हो। आगे क्या योजना होगी आपकी? सर आगे की योजना जो भी आएगी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी चाहे बरसात जो भी हो, संस्था से जुड़े जितने भी मेंबर हैं हम लोग का साथ सहयोग रहेगा कि जो पूरे हो गया हर संस्था में हम लोग हर वक्त ऐसा काम करेंगे जो कि जनहित में
जो गरीब लोग हैं उनको मदद मिले। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 100% कोविड टीकाकरण हेतु महाअभियान के संदर्भ में कमिश्नर व जिलाधिकारी ने पत्रकारों से की बातचीत। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर हुई महाआरती व दीपदान। बीएचयू अस्पताल के एमएस के इस्तीफे को लेकर अड़े नर्सिंग स्टाफ ने एमएस की सद्बुद्धि हेतु किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। और ट्रक चालक की हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को देशी तमंचा व कारतूस संग पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।